झोंपड़ी में दाखिल होते ही मैंने बांस का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोरिये पर धम से गिर पड़ा। अब मेरा सांस फूलने लगा और यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं कई मील भागता हुआ चला आ रहा हूँ। मैंने घड़े से पानी निकाल कर पिया और सर पर बंधी हुई लुंगी का टुकड़ा उतार कर अपने बोरिये के नीचे फैला दिया। झोंपड़ी में गर्मी और हवस था और मच्छर भिनभिनाते फिर रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे क्वार्टर नुमा मकान में चले जाना चाहिए। वहाँ बिजली का पंखा था। मैं झोंपड़ी से निकला, बांस के दरवाज़ों को बंद किया और बड़े आराम से क्वार्टर की तरफ चलने लगा। मैं धोती के पल्लू से चेहरे का पसीना भी पूंछता जा रहा था कि अगर इत्तेफाक से कोई आ गया तो इसे ये कह सकूं कि झोंपड़ी में गर्मी थी, इसलिए क्वार्टर की तरफ जा रहा हूं, वहां आराम कर सकूं। लेकिन मुझे रास्ते में कोई न मिला। क्वार्टर का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा जाता है। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कमरे में अंधेरा था। मैं दूसरे कमरे में आ गया जहाँ मुसहरी थी। छत का पंखा चलाया तो ठंडी हवा ने मेरे गर्म असाब को बड़ा सुकून दिया। मैं ठंडी छाँव वाले निखलिस्तान में आ गया। दोनों दरवाज़ों की कुंडियां मैंने चढ़ा दी। अब सिवाय सुकून की नींद लेने के मुझे और कोई काम नहीं था। मैंने अपने दिमाग से तमाम वसवसों और ख्यालात को झटक दिया और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में खो चुका था। मेरी आँख खुली तो कमरे के इकलौते रोशनदान में से दिन की रोशनी आ रही थी। बाहर से दरख्तों पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। खाड़ी की तरफ से किसी स्टेमर के विसल की आवाज़ बार बार बुलंद हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर वाले कमरे में आया तो वक्त देखा दिन के 10 बज रहे थे। वहाँ से मुझे खाड़ी में लंगर अंदाज आबदोज नजर नहीं आई थी। मैं सोचने लगा हो सकता है कि आबदोज खाड़ी से निकल गई हो। गोदाम की जानिब से मुझे कुछ आदमियों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाज़ें, फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद एक जीप की आवाज़ आई। ये आवाज़ भी दूर जाकर गायब हो गई। यकीनन गोदाम में चोरी का पता चल चुका है। मैं यही तासुर देना चाहता था कि रात को एक चोर आया जिसने पहरेदार को बेहोश किया, गोदाम का ताला तोड़ा और अंदर से कुछ खाने पीने की चीज़ें चुरा कर भाग गया था। इस किस्म की चोरियां इस इलाके में अक्सर होती रहती हैं। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं जाना चाहता था। मैंने जल्दी से गुस्ल किया, थोड़ी सी चाय बनाई, कल की डबल रोटी सेंक कर खाई और दूसरे कपड़े यानी खद्दर का कुर्ता और धोती बदल ली। ये कपड़े मुझे इंस्पेक्टर नॉर्थन दे गया था क्योंकि अब मुझे मजदूर के हुलिये में खाड़ी के मजदूरों में जाकर काम करने से इससे मना कर दिया था। मैं बरामदे में आकर टूटे हुए स्टूल पर बैठने लगा तो ख्याल आया कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। फ़ौरन वापस कमरे में चला गया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खाड़ी की एक जानिब होकर वो सीधा कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। मेरी निगाहें बाहर दरख्तों में से क्वार्टर की तरफ आते जाते रास्ते पर लगी हुई थी। इंस्पेक्टर नाथन गोदाम में चोरी हो जाने की खबर लेकर किसी भी वक्त आ सकता था। फिर ख्याल आया कि इसने जब यूरेनियम बॉक्स को महफूज पाया होगा तो इस मामूली चोरी को कोई अहमियत नहीं दी होगी। मुमकिन है इस वक्त वो इस तैयारे की आखिरी चेकिंग कर रहा हो जिसमें यूरेनियम छुपाकर अहमदाबाद ले जाना था। मैं आबदोज की रवानगी के बारे में फिक्रमंद था। आबदोज को इस वक्त तक वहाँ से निकल जाना चाहिए था ताकि 48 घंटों के बाद जब वो क़यामत ख़ेज़ धमाके से फटे तो पांडिचेरी की बंदरगाह पर और तबाही का इल्ज़ाम पांडिचेरी के सिक्योरिटी के सर पर आए। दिन के 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे। मैं किचन में खड़ा फ्रिज में से मछली निकाल कर इसे तलने के बारे में सोच रहा था कि अचानक जेटी की तरफ से तैयारे के इंजनों के चलने की आवाज़ है। मैंने पानी का नलका बंद कर दिया और कान लगाकर इस आवाज़ को सुनने लगा। ये एयरफोर्स के इस तैयारे के इंजनों की आवाज़ थी जो यूरेनियम बॉक्स ले जाने के लिए रनवे पर कई रोज से मौजूद हमारी तरफ से ऑल क्लियर के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर नाथन रात को मुझे बताया गया था कि आज दिन के 11 बजे तक पूरी चेकिंग के बाद तैयारे में यूरेनियम बॉक्स रखकर अहमदाबाद रवाना कर दिया जाएगा। कुछ देर तक इंजनों की आवाज़ आती रही, फिर यह आवाज़ जैसे दूर होने लगी। तैयारा रनवे की पट्टी पर परवाज के लिए दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। मैंने खिड़की में से देखने की कोशिश की मगर दरख्तों की वजह से आसमान का मुख्तसर सा हिस्सा नजर आ रहा था। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे तैयारा रनवे पर तेज़ी से दौड़ने लगा हो। इसके चंद लम्हों बाद भी आसमान पर तैयारे की आवाज़ गूंजती रही। तैयारा फिजा में बुलंद हो गया। मेरे कान इस आवाज़ पर ही लगे थे जो आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही थी। फिर यह आवाज़ फिजा में तहलील हो गई। यूरेनियम बॉक्स में भरी हुई मिट्टी अहमदाबाद की तरफ परवाज कर गई थी। इनका इंकशाफ भाभा एटमी सेंटर में दूसरे रोज़ होने वाला था। इस तक़रीबकारी का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं आ सकता था क्योंकि यूरेनियम बॉक्स जिस हालत में रूस से आया था बज़ाहिर इसी हालत में कन्याकुमारी से अहमदाबाद भिजवा दिया गया था और तैयारे में कोई धमाका भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि मैंने अपनी ड्यूटी बाअहसन तरीके से पूरी कर दी थी। यूरेनियम की जगह थैले में मिट्टी की मौजूदगी में हमारा कोई कसूर नहीं था। ये सबूताज रूस में मौजूद अमेरिकी एजेंटों की कारस्तानी भी हो सकती थी जिनका रूस में दायरा कार बेहद वसी था और जो भारत में रूस के असर व नफूज और बाहमी दोस्ताना तल्लुकात पर कारी ज़रब लगाने की फ़िक्र में रहते थे।
मैं फ्राई पैन में मछली तलने की तैयारी कर रहा था कि मैंने किचन की खिड़की में से इंस्पेक्टर नॉर्थन को क्वार्टर की तरफ आते देखा। वो अपनी वर्दी में था और तेज तेज कदमों से चलता आ रहा था। मैंने कमरे का आकर दरवाज़ा खोल दिया। वो कमरे में दाखिल होते ही बोला, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है गॉड। वो दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, यूरेनियम बॉक्स चला गया ना? इंस्पेक्टर नॉर्थन ने जेब से रुमाल निकाल कर माथे पर आया हुआ पसीना पोंछ कर कहा, इसी को तो रवाना करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। 1 घंटे तक हमारी सिक्योरिटी स्टाफ ने तैयारी की चेकिंग की, लेकिन रात एक अजीब वाकया हो गया। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या हुआ? इंस्पेक्टर नाथन बोला, रात गोदाम में चोरी हो गई। सुबह 6 बजे हमारा गार्ड अपनी ड्यूटी पर गोदाम आया तो वहाँ रात की ड्यूटी वाला गार्ड बेहोश पड़ा था। मैंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, यूरेनियम बॉक्स तो? इंस्पेक्टर नाथन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और सांस छोड़कर बोला, भगवान हमारे साथ है कैप्टन। चोर गोदाम से टिन फूड और बिस्कुट वगैरह चोरी करने आया था। यहाँ इस किस्म की चोरियाँ होती रहती हैं। मुझे इतला मिली तो मैं बौखला गया। गोदाम में आते ही सबसे पहले नारियलों के ढेरों की तरफ दौड़ा। चोर कुछ टिन फूड के डब्बे और बिस्कुटों के पैकेट चुरा कर ले गया था। फिर वो नाक सुखेड़ कर बोला, तुम मछली तल रहे हो क्या? मगर आज मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ कैप्टन। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ, तुमने मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। इस खुशी में मैं आज तुम्हारे साथ बिरयानी और रसगुल्ले खाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? और ये तो बताओ कि आप दोस्त कब जाने वाली है? इंस्पेक्टर नाथन ने फिजा में दोनों बाजू बुलंद किए और खुशी के मूड में बोला, थैंक गॉड वो तो मुँह अंधेरे ही खाड़ी से निकलकर अपने सफ़र पर रवाना हो गई थी। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे सिगरेट पेश करने के बाद अपना सिगरेट भी सुलगाया और बोला, मैंने कमांडर शिवाजी को तुम्हारी खदशात और तशवीश से आगाह कर दिया था, लेकिन वो पांडिचेरी जाने पर ही मुसर था। वहाँ से इसका इरादा कोलकाता की जेटी की तरफ निकल जाने का है। मैंने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर कंधे उचकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर ये कमांडर की अपनी जिम्मेदारी होगी। वैसे इसे श्रीलंका के समंदर वाले बहरी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, और पांडिचेरी पर भी हमारी इतला के मुताबिक सिनहाली तखरीबकारों का जोर है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल हमारे प्यारे देश भारत माता के दुश्मन तमिलनाडु में तमिललैंड के क़याम की खुफिया तहरीक चला रहे हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, लेकिन कमांडर शिवाजी मुझे ज़िद्दी आदमी मालूम होता है। वो अपने फैसले पर ही अड़ा रहा। खैर, हमें इसकी वेलफेयर की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे पांडिचेरी में हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी ऐसी वैसी बात का कोई ख़तरा नहीं है। मैंने फ़ौरन कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर इंस्पेक्टर नाथन ने मुझसे मेरा आइंदा प्रोग्राम पूछते हुए बताया कि इसने दिल्ली हेडक्वार्टर को अब्दोस और यूरेनियम की खैरियत से निकल जाने की इतला कर दी है। मैंने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है कि मुझे आज ही दिल्ली से कोई पैगाम मिल जाएगा। वापस आने का हो सकता है कल या परसों मुझे यहाँ से कूच करना पड़े। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन मेहता भाई तुम बहुत याद आओगे। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे महकमे में तुम जैसे लायक और नौजवान अफसर मौजूद हैं। दिल्ली पहुँचकर मुझे ख़त लिखना न भूलना। फिर वो उठा और बोला, अभी तुम्हारा इस क्वार्टर में ही रहना मुनासिब है। वैसे अगर तुम चाहो तो कोट पतलून पहनकर कन्याकुमारी शहर की सैर व तफरीह कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जेटी और लेबर ऑफिस की तरफ आने का मशवरा नहीं दूंगा। मुझे कन्याकुमारी के कस्बा नुमा शहर को देखने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। वैसे अब झोंपड़ी में नहीं जाऊंगा। ज़मीन पर सोते सोते मेरी कमर दर्द करने लगी है। इंस्पेक्टर नाथन ने हल्का सा कहका लगाया और बोला, ये भी तुम्हारी सेवा थी भारत माता के लिए। क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य था। ये कहकर मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। इंस्पेक्टर नाथन बाहर निकलते हुए बोला, मैं 1 बजे तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। वैसे अब तुम रात को क्वार्टर की बत्ती भी जला सकते हो। खतरा टल गया है। ऑल क्लियर का सायरन बज चुका है। और हंसता हुआ कमरे से निकल गया। मैं किचन में गया, मछली को फ्राई पैन से निकालकर प्लास्टिक की थैली में डाला और दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर कमरे में बरामदे में खुलने वाली खिड़की के करीब आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया और हिसाब लगाने लगा कि आबदोज़ में मेरे लगाए हुए बमों के फटने में कितनी देर बाकी रह गई है। एक धड़का मुझे बराबर लगा हुआ था, कहीं ऐसा न हो कि कमांडर एक बार फिर आबदोज़ की चेकिंग शुरू कर दी। ऐसी सूरत में ना सिर्फ ये एटमी आबदोज़ तबाही से बच जाती, बल्कि मैं भी किसी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता था। अगरचे ऐसी सूरत हाल का पैदा होना करीन क्यास नहीं था। एटमी आबदोज़ के भारतीय कमांडर शिवाजी को अब आबदोज़ की चेकिंग की ज़रूरत नहीं थी, जबकि इसे दिल्ली और मद्रास की हाई कमांड इंटेलिजेंस के 2 आला तरीन अफसर ऑल क्लियर का सर्टिफिकेट दे चुके थे। फिर भी शायद इंसानी कमज़ोरी के बायस मुझे इस इम्कान का डर लगा हुआ था कि इस खौफ को इस लम्हे तक मेरे आसाब पर स्याह बादल की तरह रहना था, जबकि आबदोज़ में धमाका नहीं हो जाता। पाकिस्तान में अपने बॉस को मुझे वायरलेस पैगाम देने की ज़रूरत नहीं थी। इन्हें इन दोनों हादसात के इल्म हो ही जाते हैं। ताहम मैंने सोचा कि आज रात अगर बॉस को खबर कर दी जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। हो सकता है मुझे आइंदा के लिए लाया अमल दे दिया जाए। 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथन खाना लेकर आ गया। 2 बजे दोपहर तक मेरे पास बैठा बातें करता रहा।
अब तक दिल्ली हेडक्वार्टर से मेरे बारे में कोई इशू नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर नॉर्थन चला गया तो मैं दरवाज़ों को अंदर से बंद करके सो गया। रात पूरी नींद न कर सका। इस वक्त दोपहर को ऐसा बेसुध होकर सोया था कि जब आंख खुली तो शाम के साए नारियल के दरख्तों पर आहिस्ता आहिस्ता उतरने शुरू हो गए थे। मैंने उठकर गुस्ल किया और चाय बनाकर पीने लगा। देखते देखते रात हो गई। खाना रात के लिए भी पड़ा था। मुझे इस तरफ से इत्मीनान था। मैंने अब कमरे की बत्ती रोशन कर रखी थी। सोने वाले कमरे और किचन की बत्तियां नहीं जलाई थी। मैंने बाहर वाले पंखे के नीचे आरामदेह कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए अब दोस्त के धमाके के बारे में ही सोच रहा था। टाइम बम को कल दिन के 12 बजे फटना था। मेरे कानों में जैसे क्लॉक की टिक टिक गूंज रही थी। इसे कल दिन के 12 बजे तक गूंजते रहना था। फिर एक भयानक आवाज़ गूंजने वाली थी। मैं चौंक पड़ा। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। ये कौन होगा? शायद इंस्पेक्टर नॉर्थन हो। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बरामदे में नाटे कद का काला कलोटा सिन्हाली अमेरिकी एजेंट सिंगू खड़ा अपनी उल्लू जैसी जर्द आंखों से मेरी तरफ देखकर बड़े मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उधर से गुजर रहा था। बत्ती जलती देखी तो आ गए। क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसको अपने क्वार्टर के बरामदे में देखकर मेरा माथा ठनका। इस बदबख्त को तकरीबन यकीन हो चुका था कि मैं डबल एजेंट हूँ और भारतीय CID के लिए भी काम करता हूँ। झोंपड़ी के बजाय इस क्वार्टर में मेरी मौजूदगी और निस्बतन साफ सुथरे कपड़े इस बात की गमाजी भी कर रही थी। मैंने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा, आ जाओ सिंह। अंदर आकर इसने सांस खींचा और बोला, तुम बढ़िया सिगार पी रहे हो विक्टर। वो बेड़ी सुलगा कर मेरे सामने बैठ गया और बोला, मैं भी अपने वतन लंका की खिदमत करता हूँ और यहाँ अपने एक अहम मिशन पर हूँ। तुम भी अपने वतन की सेवा करने यहाँ अपने मिशन पर आए हो, लेकिन मैं ना यहाँ आला क्वार्टर में रह सकता हूँ और ना ही बढ़िया सिगरेट नसीब है। लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ है। क्या बात है दोस्त? वो गहरी नज़रों से झुककर मेरी तरफ देख रहा था। तुम असली बात मुझको बता क्यों नहीं देती? मुझे तो वैसे भी पता चल गया है कि तुम इंडियन इंटेलिजेंस के लिए। खामोश संगू। मैंने तुर्श रुई से कदरे ऊंची आवाज़ से इसे आगे कुछ कहने से रोक दी। वो एकदम से चुप हो गया। मुझे फ़ौरन ही नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। ये शख्स मुझे सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे बड़ी हिकमत अमली के साथ इससे निपटना था। मैंने फ़ौरन ही इसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से दबाया और कहा, माफ़ करना संगू, मैं जज्बाती हो गया था। अच्छा, अगर तुम्हें यह शक है तो फिर मैं तुमसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ बात को यही ख़त्म करके भूल जाओ। मक्कार संगू ने मुंह पर उठाकर एक अजीब सा कहका लगाया। इस वक्त वो मुझे कोई ख़तरनाक जानवर लगा। मैंने एक बार फिर इसका हाथ पकड़कर दबाया और आंख मारकर कहा, मैं तुम्हारे लिए भी काम करने को तैयार हूँ संगू। तुम मेरे पेशावर भाई हो। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें भी जो कहो देने को तैयार हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें कीमती किस्म का सिगार पिलाता हूँ। पियोगे तो खुश हो जाओगे। तुम किचन में जाकर अपने लिए चाय बना लो। संगू बड़े मायने खेज और तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठा और किचन में चला गया। मैं बरामदे से निकलकर तेजी से झोंपड़ी में गया। बोरिया उठाकर नीचे से जहरीला सिगार उठाकर जेब में डाला और वापिस अपने क्वार्टर में आ गया। चंद कदमों के फासले पर ही तो मेरी झोंपड़ी थी। क्वार्टर में आया तो सिन्हाली एजेंट संगू अपने लिए चाय बनाने के बाद बिरयानी प्याले में डालकर खा रहा था। मैंने इसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, संगू दोस्त, तुम्हारा मुझ पर बड़ा हक है। भला मैं तुम्हें कैसे अंधेरे में रख सकता हूँ? संगू मेरी तरफ देखते हुए खाना खाते रुक गया और तेज लहजे में बोला, मगर तुमने आज तक मुझे बेखबर रखा। तुम इंडिया के लिए भी पाकिस्तान की जासूसी करते हो और पाकिस्तान को इंडिया की इन्फॉर्मेशन देते हो। तुम्हें मुझे हर माह इंडिया से मिलने वाली रकम में से 2000 रुपये अदा करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? सिन्हाली एजेंट खुलकर मेरे सामने आ गया था। मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जहरीला सिगार मेरे हाथ में था और मैं इसे अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मैंने कहा, संगू भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं तुमसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकता हूँ? वो जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगा। ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी खाना था। मैं जहरीले सिगार को अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मेरी आंखें बरामदे में अपने सामने बैठे खतरनाक तरीन सिन्हाली एजेंट संगू पर जमी थी, जो अब खाना ख़त्म कर चुका था। थोड़ी देर पहले इसने ये इंकशाफ करके मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी कि वो जानता है कि मैं डबल एजेंट हूँ और पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। इस चौंकाने देने वाले इंकशाफ ने मेरी कौमी मिशन को बुनियादों तक हिला कर रख दिया था। ये मिशन मुझे बतौर कमांडो इसलिए कबूल करना पड़ा कि हमसाया मुल्क ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया था और वो इसको टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब ही नहीं देख रहा था, बल्कि अमली तौर पर तजर्बा और पाकिस्तानी तखरीब कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। इसने दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत से दफाई मुआहदा कर लिया था और एटमी धमाका भी कर चुका था। ये तमाम शवाहिद दुश्मन हमसाया मुल्क के नापाक अज़ाइम की निशानदेही करते थे। चुनांचे कौमी बका और मुल्की इस्तेहकाम का तकाजा था कि मैं अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए दुश्मन की पाकिस्तानी दुश्मनी पर मुबैना खुफिया सरगर्मियों पर निगाह रखूँ और इस राह में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपनी मिशन से हरगिज़ मुँह न मोड़ूँ।
चुनांचे ये हकीकत है कि मैं जान हथेली पर रखकर इस मिशन पर निकला था और इस वक्त दुश्मन के पेट में बैठा इसकी पाकिस्तान दुश्मन खुफिया कार्रवाइयों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था। ये जासूसी के गैर मुल्की रिसालों से अखज़ करके ली गई कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची आप बीती है और मैं इसे आप तक इसलिए नहीं पहुंचा रहा कि आप इसको फुर्सत में पढ़कर जी बहलाएं, बल्कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की आंखें खोलकर दुश्मन के तबाहकुन नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर रहा हूँ, ताकि आप अपने असल दुश्मन को पहचानें और इस प्यारे वतन की हिफाजत कर सकें जिसके क़याम के लिए हमने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। दुश्मन ने 40 साल गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया और वह इसको ख़त्म करने के दर पे है। अगरचे इसे हर बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, मगर वो तकरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में लगा हुआ है। कभी अपने जंगी साजो सामान की तादाद से, कभी सूबाई मुनाफरत से वो हमारी सफ़ों में इंतशार फैलाने से बाज नहीं आता। ज़रूरत इस अमर की है कि दुश्मन की लाइन ऑफ एक्शन को पहचाना जाए और इससे होशियार रहा जाए। यही वो मिशन है जिसको लेकर मैं दुश्मन की खुफिया कमीनगाहों में इनके दरमियान जान हथेली पर लिए बैठा हूँ, ताकि आपको आने वाले ख़तरात से आगाह कर सकूँ। ये हकीकत है कि भारत में मौत मेरी हमसफ़र है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि जिस रोज़ वो मेरे करीब से होकर न निकल गई हो, लेकिन मैं वतन परस्त कमांडो हूँ। अगर मेरी 1 लाख जानें भी हों तो मैं अपनी खुशी से अपने प्यारे वतन पर कुर्बान कर दूँ, मगर अपनी एक जान के एवज़ में दुश्मन के 1000 पाकिस्तानी दुश्मन अज़ाइम और मंसूबों को खाक में ज़रूर मिला दूँगा। यही मेरा मुकद्दस मिशन और यही अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अब मैं अपनी सनसनी खेज़ वतन दोस्त कमांडो एडवेंचर की सच्ची आप बीती को आगे बढ़ाता हूँ। सिंगू पर यह बात एक एतबार से वाज़ेह हो गई थी कि मैं पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इंकशाफ था कि जिसके बाद मेरे हाथों से नहाली एजेंट सिंगू की मौत यकीनी हो गई थी। अब इसका जिंदा रहना न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे मिशन की भी मौत थी। चुनांचे मैं बेताबी से इस तारीखी और सिंगू की ज़िंदगी की आखिरी लम्हात का इंतज़ार कर रहा था जब सिंगू मेरे जहरीले सिगार को अपनी ज़िंदगी के आखिरी कश लगाएगा। बिरयानी खा चुकने के बाद इसने धोती के पल्लू से अपने हाथ साफ किए तो मैंने सिगार इसकी तरफ बढ़ा दी और तामुल ज़ुबान में कहा, अब दोस्त के कैप्टन शिवाजी ने 2 सिगार दिए थे, एक मैंने पी लिया था, बस ये आखिरी रह गया है, इकट्ठे मिलकर पी लेंगे। सिंगू ने सिगार मेरे हाथ से ले लिया और इसे सूंघने लगा। मैं होशियार हो गया। कमबख्त आखिर एजेंट था, कहीं कोई ऐसी बू न सूंघ ले कि इसे शक पड़ जाए, मगर ऐसी बात नहीं थी। सिंगू ने तंबाकू की खुशबू लेने के लिए ऐसा किया था। कहने लगा, तंबाकू तर्चना पुली के सिगारों जैसा है। मैंने फ़ौरन माचिस जलाई। मैं चाहता था कि वो जल्दी से सिगार को सुलगा ले। मैं जलती हुई तीली के मुंह के करीब लाया तो न जाने क्या बात हुई, तीली बुझ गई। मैं जल्दी दूसरी तीली निकालने लगा तो घबराहट में माचिस मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ी। यह हरकत मुझे तबाह कर सकती थी। मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। सिंगू को शुबा पड़ सकता था। मैंने जल्दी से माचिस जलाई। सिंगू ने माचिस मेरे हाथ से छीन ली और बोला, लेकिन मैं तुमसे डबल कमीशन लूँगा, 2000 जमा 2000। तुम्हें 4000 रुपये मुझे हर महीने अदा करने होंगे, वरना मैं बड़ी आसानी से तुम्हें भारतीय सिक्योरिटी वालों के हवाले कर सकता हूँ और वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, इसका तुम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो। इस वक्त मैं सिंगू की हर शर्त कबूल करने को तैयार था। सिर्फ ये चाहता था कि वो सिगार सुलगा कर इसके 2 कश लगाए, मगर कमबख्त सिगार को सुलगा ही नहीं रहा था। एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में माचिस लिए वो इत्मीनान से बरामदे के फर्श पर अकड़ू बैठा मुझसे अपना कमीशन तय करने में लगा था। मैंने झंझला कर कहा, सिंगू भाई, तुम जितना कमीशन कहोगे मैं देने को तैयार हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो? लाओ ये सिगार मैं सुलगा देता हूँ, इसका एक कश लगाने को बहुत जी चाहता है। मैंने सिंगू के हाथ से सिगार ले लिया और फ़ौरन माचिस जलाकर इसे सुलगा लिया। सिर्फ एक हल्का सा कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ते हुए सिगार सिंगू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो मेरे दोस्त, एक कश लगा कर देखो, ऐसा बढ़िया सिगार तुमने कभी नहीं पिया होगा। सिंगू ने बेपरवाही से कहा, अरे बड़े पिए हैं सिगार मैंने, तुम इतनी मोहब्बत से दे रहे हो तो लाओ 1-2 कश लगा कर देख लेता हूँ। 1-2 कश ही इसके लिए काफ़ी थे। 1-2 कश से ज़्यादा अब इसकी किस्मत में नहीं थी। सिंगू ने सिगार लेकर मुंह से लगा लिया। एक कश मैं खींच चुका था। तीसरे कश पर सिगार के अंदर सोई हुई मौत को बेदार हो जाना था और चौथे कश पर साइनाइड जहर को सिंगू के खून में शामिल हो जाना था और इसे हमेशा के लिए खामोश कर देना था। सिंगू ने एक कश लगाया, फिर दूसरा कश लगाया और सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तो बड़ा फीका है विंकटा, इसे तुम ही पियो। ऐसा कभी ना हुआ था। जिसने इस सिगार को एक बार मुंह से लगाया फिर वो इसे वापस न कर सका था। मौत सिंगू के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस चली गई थी। मेरे कश लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, अरे तीसरे चौथे कश पर यह कड़वा हो जाता है, तुम पीकर देखो। सिंगू सिगार को अपने होंठों में ले गया। मौत इससे सिर्फ एक कश के फासले पर थी कि अचानक इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में जो कैफियत इस वक्त थी, इसे एक एजेंट ही पहचान सकता था। मैं भी एक एजेंट था। इसने सिगार मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मगर तुम इसे पीते हुए क्यों घबरा रहे हो? इसे शुबा हो गया कि सिगार में कोई मोहलिक आमेज़ा है।
मैंने खांसना शुरू कर दिया और ये बहाना बनाया कि इसके पीने से मेरा गला खराब हो गया है। सिंगू ने सिगार को लालटेन की रोशनी में आगे करके देखा। एक बार फिर इसे सूंघा और बरामदे के फर्श पर फेंक कर इसे पाँव से मसल दिया। विंगटा, तुम इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। वो उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर एक तशवीश अंगेज सुकूत था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, विंगटा, मैं कल दोपहर को आऊँगा, मेरे 2000 रुपये तैयार रखना। इतना कहकर वो धोती कसकर बांधता हुआ बरामदे से उतरकर दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। अब इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं इसे अपनी निगाहों से ओझल होने देता। इसके हाथ में मेरे मिशन के मौत का ब्लैक वारंट था। इस पर मेरा भेद कम से कम इस हद तक ज़रूर खुल चुका था कि इसके ज़रा सी ज़ुबान हिलाने पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था। वो मुझे इन मानों में डबल एजेंट समझता था कि मैं अगरचे भारत की CID का आदमी हूँ, मगर पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। ये बात मेरे हक में जहर कातिल थी। यूं ही सिंगू दरख्तों के अंधेरे में दाखिल हुआ। मैं उठकर कमरे में गया, तकिए के नीचे गया, चाकू निकाल कर जेब में डाला और अकबी खिड़की से दूसरी तरफ रात की रानी की झाड़ियों में होता गया। अब मैं सरफरोश कमांडो था। मेरे जिस्म में चीते की फुर्ती और लूमड़ी की यारी सिरायत कर गई थी। मैं दरख्तों और झाड़ियों की तारीक में बगैर आवाज़ पैदा किए इस आदमखोर चीते की तरह आगे बढ़ रहा था जिसने इंसान की बू पाली हो। ये सारा इलाका मेरा जाना पहचाना था। मुझे ये भी इल्म था कि सिंगू तालाब वाले दरख्तों की तरफ से होकर ही बस्ती की जानिब जाएगा। मैं दूसरी जानिब से निकलकर तूफ़ानी बगोले की मानिद आन की आन में तालाब के आखिरी किनारे वाले दरख्तों में छुप गया। मुझे यकीन था कि सिंगू इस तरफ से होकर बस्ती को जाएगा, लेकिन वो भी एक तजर्बाकार पुराना जासूस था। वो मेरे अज़ाइम का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। चूँकि वो ना आया, मेरी बेचैनी में इजाफा होता चला गया। अगरचे सिंगू की हमदर्दियाँ भारत के साथ नहीं थी, मगर दौलत के लालच में या इंस्पेक्टर नाथन का एतमाद करने के लिए वो मेरा राज तश्तज़बाम करने के लिए मेरे मिशन को तहस नहस कर सकता था और मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करवा सकता था। एक एक पल मुझे तबाही के किनारे की तरफ ले जा रहा था। मैं बरक रफ्तारी से तारीक दरख्तों का सारा इलाका खंगाल डाला। सिंगू का कहीं सुराग न मिला। मुझे खतरा था कि कहीं वो इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर की तरफ न चला जाए और पगडंडी को छोड़कर ताड़ के दरख्तों के सुतून नुमा दरख्तों के पीछे से होता हुआ इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर के करीब पहुंचकर रुक गया। क्वार्टर पर अंधेरा छाया था। मैंने सांस रोककर फिजा में कुछ सुनने की कोशिश की। झींगरों की आवाज़ों के सिवा वहाँ कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। मैं तेज़ी से बस्ती की तरफ पलट गया। सिंगू बस्ती के एक मकान में रहता था। इसको मैं एक बार देखा था। चंद लम्हों के बाद मैं करीबी बस्ती की पहली गली की नुक्कड़ पर एक तरफ हटकर अंधेरे में मौजूद था। सिंगू का मकान इस गली के दूसरे किनारे पर था। मैं उधर से होकर गली की दूसरी नुक्कड़ पर आया। सिंगू के मकान का दरवाजे का एक ही कमरा था, जिसके आगे ज़मीन से ऊंचा बांस का बरामदा बना हुआ था। मैं मकान की तरफ झुककर बढ़ने ही लगा था कि मुझे सामने दूसरी नुक्कड़ से एक इंसान का साया गली में दाखिल होता नजर आया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।